अपन ने करा था वो क्या था, बायो सावर्ट का नियम, याद है आपको? तो थोड़ा सा अपन उसको रिवाइज करके फिर उसी को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में अपन ने जो करा था बायो सावर्ट का नियम, आज उसके अनुप्रयोग अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात तो बायो सावर्ट नियम में आपने क्या पढ़ा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, कि ये कहता है कि मान लो एक चालक तार है और इस चालक तार में मान लेते हैं आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इस चालक तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है और इस तार से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, मान लीजिए P। इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी वैल्यू हमें कौन बताता है, बायो सावर्ट का नियम। क्या बताया इसने, तो देखिए इन्होंने कहा कि यहाँ इस तार पर आप एक अल्पांश ले लीजिए, मान लीजिए dl, ठीक है। ये अल्पांश इस दूरी के साथ कितना कोण बना रहा है, मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है, और धारा गुजर रही है इसमें से आई। तो इन्होंने कहा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आपके आएगा के एम, यहाँ पर एक नियतांक लिया था और साथ में फॉर्मूला बना था आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, याद है आपको? ये लास्ट में अपन ने करा था कि अल्प जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो के एम इंटू आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर के बराबर यहाँ पर आता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के समानुपाती, वो आपके इस तार पर अल्पांश के समानुपाती, साथ में कोण के समानुपाती, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ बात करें के एम की, तो के एम एक समानुपातिक नियतांक था जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। के एम की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और फिर म्यू नॉट का आपसे पूछ ले तो ये होती है निर्वात की बोलो, निर्वात की चुंबकशीलता। क्या हो जाएगी बोलो, निर्वात की चुंबकशीलता। इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है, वो होती है म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। और मात्रक क्या लगाओगे, के एम का मात्रक आपको मैंने बताया था, क्या आया था बताओ, यहां से देखो टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, क्या जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, यही इसका आ जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। फिर इसका विमीय सूत्र वगैरह मैंने सारी चीजें आपको पहले ही क्लियर कर दी थी, बता दी थी भाई। आज अपन पढ़ेंगे बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। तो ये जो फॉर्मूला है ये पहले आपको याद रहना चाहिए, ये याद है तभी अपन क्या कर पाएंगे, इसके अनुप्रयोग पढ़ पाएंगे। तो देखिए अब बात करते हैं इसके अनुप्रयोग की, हेडिंग डालनी है आपको। इसका जो पहला अनुप्रयोग है, किसी वर्ताकार धारावाही, क्या लिखना है, किसी वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या निकालना बोलो, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। किस नियम की सहायता से निकालोगे, तो बायो सावर्ट नियम के अकॉर्डिंग अपन निकालेंगे। बिल्कुल इजी है, अपन बिल्कुल डायग्राम को लेके चलेंगे, एक एक चीज आपको क्लियर करनी है यहाँ पर, ठीक है। कैसे, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर हेडिंग डाली है किसी वर्ताकार धारावाही कुंडली। तो आपको क्या करना है, एक वर्ताकार धारावाही कुंडली यहाँ पे लेनी है। ये वर्ताकार धारावाही कुंडली अपन ने ली और इसके अंदर धारा को आपको शो करना है कि धारा भी इसमें गुजर रही है। तो अपन ने इस प्रकार से मतलब इस धारावाही कुंडली को किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। ये अपन ने जोड़ दिया किससे, एक बैटरी से। ये मान लो ये प्लस सिरा है बैटरी का, ये माइनस सिरा है, और यहीं पे अपन ने जोड़ दी कुंजी, और इस प्रकार से। तो आप देखोगे कि अब ये जो है, जैसे इस कुंजी को ऑन करेंगे तो इस वाली कुंडली के अंदर क्या बहने लग जाएगी, धारा। मैं मान लेता हूं जैसे आपने कुंजी ऑन की, कुंजी ऑन करने पर प्लस से धारा निकलेगी और ये डायरेक्शन रहेगी आपकी धारा की। आपको क्या मानना है, ऐसे गोल वर्ताकार धारावाही कुंडली मान लो और उसके अंदर जो धारा की डायरेक्शन है वो ये है, ऐसे धारा बह रही है, इससे कहते हैं क्लॉकवाइज। अभी इसमें आपसे धारा की पूछे ना कि किधर चल रही है, तो धारा चल रही है भाई क्लॉकवाइज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, और बोलो क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। और फिर बात करें अपन, यदि उल्टी चलती ऐसे, तब क्या आती, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। तो ये तो आपको पहले से पता होगा। तो अपन बात करते हैं आगे, देखो अब इसके अंदर धारा बह रही है, तो आपको क्या करना है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहां बना लेते हैं इसका केंद्र, ठीक है भाई। केंद्र तो बना लिया मैंने ओ, और त्रिज्या इसकी मान ली अपन ने कैपिटल आर। क्या मान ली बोलो, त्रिज्या मान ली कैपिटल आर। अब आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए कैसे बात करें, हमारे को इस केंद्र पे चाहिए चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो बताओ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं कि बायो सावर्ट नियम का अकॉर्डिंग, बायो सावर्ट नियम अपन ने क्या पढ़ा,
वो पहला आप फॉर्मूला लिखिए आप बायो सावर्ट नियम से। यदि बात करें बायो सावर्ट नियम के तो dB बराबर अपन ने पढ़ा km IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही पढ़ा भाई। ये फॉर्मूला अपन को पहले से याद है, बायो सावर्ट नियम अपन पढ़ के आए। अब हमें यहाँ पर देखिए क्या चीजें करनी है, किसका ध्यान रखना है। तो देखो आप, बात हो रही सबसे पहले इस फॉर्मूले को मेरे को लगाना है, तो क्या चीजें जरूरी है। एक तो देखो धारा का पता चल गया कि इस दिशा में धारा बह रही है, अल्पांश आपको लेना पड़ेगा। एक साथ हम पूरी कुंडली का नहीं ले रहे हैं, अल्पांश ले लेते हैं। तो देखिए यहां मैं ले लेता हूँ छोटा सा अल्पांश, ये ले लिया मैंने अल्पांश। पूरी कुंडली नहीं लिए मैंने, क्या ले लिया, छोटा सा अल्पांश ले लिया। आगे चलो, अब आती है बात कि यहाँ पर दूरी जो आर है, भाई दूरी कहां से होती है, उस पॉइंट से अल्पांश के बीच की दूरी। तो पॉइंट तो हम ले रहे हैं ओ पर, और अल्पांश कहां पर है, इसकी परिधि पर। तो बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की जगह लिख देंगे कैपिटल आर, ये भी हो गया क्लियर। लेकिन आगे बात आती है कि साइन थीटा, थीटा कितना होगा, किसकी बात आएगी, थीटा की। तो देखिए थीटा किस किस के बीच का कोण होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो थीटा किसके बीच का होता है, जब अपन ने इस प्रकार से उतार यहाँ अल्पांश लिया था और यहाँ बिंदु पी लिया था, तो ये थीटा बना था ना। यानी डीएल और आर के बीच में थीटा होता है, डीएल और आर के बीच में। तो यहाँ पर डीएल दिख रहा है आपको, ये आर दिख रहा है। हम इनके बीच के कोण की बात करेंगे तो देखिए डीएल तो एक तरीके से यहाँ क्या है, स्पर्श रेखा के काम, मतलब स्पर्श रेखा के तुल्य आप मान सकते हो, है कि नहीं। परिधि के ऊपर तो स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और यह है त्रिज्या। जब भी आपसे त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच की कोण की बात पूछे तो आप कितना बताओगे, 90 डिग्री। अरे कितना बताओगे, यहाँ थीटा बनेगा भाई 90 डिग्री, ये लो थीटा हो गया 90 डिग्री। क्लियर। अब सारी चीजें आपके पास है तो आसानी से क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मूला अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो देखिए आगे देखो, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो लिखेंगे डीएल अल्पांश के कारण, डीएल अल्पांश के कारण केंद्र पर, केंद्र पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है भाई। जब अल्पांश लेंगे तो अल्प चुंबकीय क्षेत्रफल आएगा। के एम को चाहूं तो मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पहले से पता है आपको, इस के एम को। फिर आई का आई रहेगा, डीएल का डीएल रहेगा, साइन थीटा की जगह कितना लिखोगे बोलो, 90 डिग्री अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले के अंदर जो चीजें अपन ने यहाँ पे मानी है ना, वो मैंने यहाँ पे पुट किए। जैसे आप पुट करोगे तो देखो आपको क्या चीजें मिलेगी, यहाँ सोचो आप। इसको आप आगे सोल्व करोगे तो देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, साइन 90 होता है 1, साइन 90 इक्वल होता है 1। कितना हो जाएगा 1, ये वैल्यू पता है आपको, इतनी तो पता होगी। ठीक है। तो जैसे हम साइन 90 यहाँ पे 1 करेंगे तो अपने पास dB बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अभी आपने जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला है ये किसकी वजह से निकाला बोलो, ये अल्पांश डीएल के कारण। क्या पूरी कुंडली के कारण निकाला क्या, नहीं। तो हमें तो किसके वजह से चाहिए, पूरी कुंडली के कारण, है कि नहीं। तो हम पूरी कुंडली के लिए यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, फिजिक्स में हम जब भी कहीं पे आपके पास अल्प कोई चीज हो, यदि पूरी करनी है तो क्या करते हो, समाकलन, यही करते हैं ना। आदि निकाल के या अल्प निकाल के उसका समाकलन कर देंगे। अब लिखेंगे संपूर्ण, संपूर्ण कुंडली के कारण, कुंडली के कारण केंद्र पर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। सही है भाई। संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो डीबी का क्या कर देंगे, समाकलन। तो इधर भी समाकलन हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। अब आप सोल्व करेंगे तो बताओ डीबी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरे डीबी का तो हो जाएगा बी, कुल निकल जाएगा ना। और इसमें से कौन बाहर आएगा, देखो समाकलन से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, फिक्स राशि। फिर कौन बाहर आ रहा है, आई बाहर आ रहा है। और अब कौन बचेगा पीछे, आर भी चेंज नहीं हो रहा था, आर भी बाहर आ जाएगा। देखो ये सारी चीजें बाहर आ गई, अंदर केवल डीएल बचा, अंदर केवल डीएल बचा। अरे समाकलन के अंदर वही रहेगा जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी जो फिक्स है वो बाहर आ जाता है। तो बाहर आने के लिए देखो म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल, ये सारे सॉरी डीएल हटा के आई और आर स्क्वायर, ये सब फिक्स है, ये मैंने बाहर ले लिया। अब समाकलन के अंदर बच गया डीएल। बताओ डीएल है क्या, डीएल है इस वर्ताकार कुंडली का अल्प भाग, छोटा सा भाग। जब हम कहते हैं अल्प का समाकलन करोगे तो पूरा बन जाएगा, और पूरा क्या होगा, इस कुंडली का पूरा भाग यानी कि कुंडली की परिधि। बोलो क्या हो जाएगी, कुंडली की परिधि। अब कुंडली की परिधि कितनी आएगी बताओ आप। यहाँ कुंडली की परिधि बात करें तो अपन 2 पाई आर होता है, कुंडली की परिधि की बात करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 2 पाई आर, है कि नहीं। और जब क्षेत्रफल की बात आती है, ये तो धारावाहिक कुंडली है, तो
केवल कुंडली की अपन बात करें परिधि की, तब तो बनता है 2πr। और उसी जगह अपन मान लो ये तो वर्ताकार धारावाही कुंडली है, कुछ अलग आपका मान लो आपने कोई बेलनाकार धारावाही तार ले लिया, तब कंडीशन अलग हो जाएगी। अभी फिलहाल अपने पास धारावाही कुंडली है, तो डीएल उसका अल्पांश है, तो पूरा करने पर क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर समाकलन डीएल, ये हो जाएगा कुंडली की परिधि, कुंडली की परिधि, कुंडली की परिधि, ये आप लिख दीजिए। जैसे ही आप लिखोगे तो डीएल का समाकलन जो आएगा वो आएगा 2π R। सही है क्या? अरे भाई त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यही चीज आप यहाँ पे पुट कीजिए इस वाले फॉर्मूले में जो आप सोल्व करके लेके आओ, तो B इजिकल टू यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन कितना है 4πr², 4πr²। ये तो बाहर था, समाकलन के अंदर क्या है डीएल का समाकलन क्या हुआ बोलो, डीएल का समाकलन हो गया 2πr। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए, पाई से पाई कट रहा है, ये कटेगा 2 से 2 जा 4, और एक बार r से r भी कट जाएगा। तो लास्ट जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, लास्ट जो फॉर्मूला आया b बराबर, ऊपर तो बचा केवल म्यू नॉट आई, अरे ऊपर क्या बचा म्यू नॉट आई, और बटे हुए में क्या बचा 2 बचा और r बचा 2r। ये इसका फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 कैपिटल R। अतः हम कह सकते हैं कुंडली के केंद्र पे जब भी आपको क्या पूछे चुंबकीय क्षेत्र, तो आप फटाफट से ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। ठीक है क्या? अब देखो ये तो एक फेरे की बात है, हो सकता है इस कुंडली के अंदर क्या हो n फेरे हो। कितने फेरे हो बताओ? n फेरे। जब n फेरे रहेंगे तो क्या करोगे, तो लिख देना यहाँ पर n फेरों के लिए, n फेरों के लिए। इसी फॉर्मूले को n फेरों के लिए लगाना चाहो तो यहाँ लिख रहा हूं मैं n फेरों के लिए लिखेंगे तो b बराबर क्या जाएगा n म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सही है ना? अरे एक फेरे के लिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आएगा उससे जितने फेरे उसको गुणा कर देंगे तो उतना उसका मान आ जाएगा। ठीक है, ये होता है अपना जो बायो और साउट का जो नियम है उसका पहला अनुप्रयोग। 2 अनुप्रयोग है टोटल, पहला आपने हो गया। चले दूसरे पे, इसको याद रखना भाई, ये फॉर्मूला आगे भी काम में आएगा। अब दूसरे अनुप्रयोग पे चलते हैं। दूसरा अनुप्रयोग देखिए, अनुप्रयोग नंबर 2 है धारावाही, हेडिंग डालिए आप, धारावाही कुंडली के अक्ष पर, धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। इस बार, पिछली बार कहां पर निकाला? केंद्र पर। इस बार कहां चाहिए बोलो? कुंडली के अक्ष पर। अक्ष पर किस प्रकार से निकाला जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। डायग्राम को यदि आप समझ गए तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो कैसे होगा देखो। पहली बात तो ये हुई कि कुंडली के अक्ष कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से कुंडली बनानी इस बार। ठीक है, कुंडली कैसे बनानी है आपको? इस प्रकार से कुंडली बनानी। ऐसा मान लो जैसे ये आपके जो रिंग है ये आपके सामने इस प्रकार से, ऐसा सामने। ठीक है, सामने मान के चलना कि ये बिल्कुल आपके सामने। अब इसका सेंटर यहाँ पे है, ये सेंटर भाई, इसकी रेडियस कितनी है, तो रेडियस वही आपने पिछली बार मानी उतनी इसकी मान लो, कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर तो इसकी क्या है, त्रिज्या है। अब जो आपके सामने इस प्रकार से ये धारावाही कुंडली है, इसका केंद्र मान लो, इसका केंद्र यहाँ पर है। इस केंद्र की सीध में जो ये रेखा है, केंद्र की सीध में जो भी लाइन आएगी, जैसे यहाँ पर इसकी सीध में जो लाइन आएगी ना, यही कहलाएगा इस धारावाही कुंडली का अक्ष। अरे बोलो क्या कहलाएगा? इस धारावाही कुंडली का अक्ष। ये हो जाएगा। इस अक्ष पर हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास वही है। क्या है बताओ? dB बराबर आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ आता है साथ में के एफ। बोले यही है ना फॉर्मूला? इस फॉर्मूले को कहीं भी अप्लाई करना है तो आपको क्या चीजें चाहिए भाई? देखो, एक तो आपको चाहिए कि धारा और आपका जो धारा की दिशा में अपन अल्पांश लेते हैं, और फिर अल्पांश और किसके बीच, जो आपकी दूरी है अल्पांश से उस बिंदु के बीच की दूरी, उनके बीच का कोण चाहिए। ठीक है, अब बताओ, पहली बात तो यहाँ पर आपने ये डायग्राम बनाया तो इसके अंदर अल्पांश कहाँ लोगे? तो हम क्या करेंगे, ये अपने सामने जो है ना इस प्रकार से, इसको मैं ऐसे मान रहा हूँ, ये अपने पास जो रिंग है या जो वर्ताकार धारावाही कुंडली है ना, इसके यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ? अल्पांश ले लेता हूँ। एक अल्पांश यहाँ मान लेता हूँ और एक अल्पांश यहाँ मान लेता हूँ।
ठीक है, ये भी अल्पांश dl है, ये भी अल्पांश dl है। अब दो क्यों मान रहा हूं वो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, अब सुनो आगे, अल्पांश और उस बिंदु के बीच की, भाई यहाँ जो आर होती है वो होती है अल्पांश से बिंदु के बीच की दूरी। तो बताओ दूरी यहाँ पर कहाँ से कहाँ लोगे, तो दूरी लेंगे, पहली बात तो हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया, एक बिंदु P ले लिया। क्या ले लिया बोलो, एक बिंदु P। इस बिंदु P पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इसकी दूरी कहाँ से ली जाएगी, आपके अल्पांश से, इस प्रकार से। ये तो हुआ क्या, डिस्टेंस। अब बात आती है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये वाले भी आपको फाइंड करनी। तो अपन ऐसे मान लेते हैं, इस बिंदु P की केंद्र O से जो दूरी है ना वो x मान ली मैंने। और बोलो कितनी मान ली, x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। केंद्र से बिंदु P की दूरी x है, त्रिज्या कैपिटल R है, या आप इसको चाहें तो और कुछ मान सकते हो, a मान लो, ठीक है, और कुछ। अब मैंने यहाँ पे ये चीजें याद क्लियर कर ली। जब बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाएंगे, जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो पहले तो ये बताओ मेरे को कि थीटा कितना है, थीटा बताइए आप। हम कहते हैं थीटा किस किस के बीच का कोण होता है, अल्पांश dl और दूरी r के बीच का कोण होता है थीटा। तो अल्पांश तो ये रहा, r दूरी ये रही, और कितनी है दूरी, यदि ये निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। तो सुनो कैसे निकालें, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ध्यान से समझने के लिए आप चाहे तो एक रिंग ले लो कहीं से, ठीक है, और उस रिंग को सामने लेके आपको कैसे करना है, तो सुनो, इसको आप ऐसे समझो कि ये रिंग आपके सामने इस प्रकार से, सामने मान लो आपके सामने, मान लिया आपने सामने, ठीक। अब ये जो रिंग है इसका ऊपरी भाग ये अल्पांश है ना, ये जो अल्पांश, ये मान लो ऊपर का ये छोटा सा भाग, इतना सा भाग, ठीक है, छोटा सा भाग मान लो, इसमें से ये आधा भाग, ये है इसका अल्पांश। अब हम कह रहे हैं इस अल्पांश से जो आपका बिंदु है ना, ये बिंदु P, वो यहाँ नीचे है इस जगह, बिंदु P तो यहाँ पर है और अल्पांश है यहाँ पर इस जगह। ये वाली जो तिरछी दूरी है वो हमें निकालनी है, लेकिन हमारे को क्या पता करना है, अल्पांश के और इस दूरी के बीच में कोण पता करना है, दूसरा इसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो आप ये सोचो कि भाई ये जो आपकी इस प्रकार से है रिंग, इस प्रकार से, इसका और इस किसके साथ, इस लाइन के साथ कोण कितना बन रहा है, बस ये पहले समझना पड़ेगा आप। तो कोण निकालने के लिए देखिए, आप यहाँ से यहाँ जब जाओगे तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपके ये दूरी है, इस दूरी के साथ जो कोण बनेगा, यहाँ देखो इस पर ऐसे, ये मैं इस दूरी को इस वाले मार्कर से शो कर रहा हूँ, और यहाँ पर अल्पांश। अब आप देखोगे कि जब इसको सामने से ऐसे देखोगे ना, तो आपको दिख जाएगा ये कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। चाहे आप इसको थोड़ा और तिरछा करोगे तो भी ये दिख जाएगा, ऐसे सीध में रखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि एंड में आके कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण। तो एक चीज तो हमारी ये क्लियर हुई कि यहाँ जो थीटा है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक। दूसरी बात, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो वो भी कर सकते हो, कैसे, तो देखो, केंद्र है और यहाँ पर आपका जो ये जो R है, R और इसके बीच में भी देखो 90 डिग्री बनेगा, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, यहाँ नाम दे दो आप चाहे तो PO और इसको A नाम दे दो, समकोण त्रिभुज POA में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे इसकी जो वैल्यू आएगी, ये कर्ण है कि नहीं है, कर्ण का वैल्यू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपका जो ये AP है, AP की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और बोलो क्या आएगी, √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और यहाँ पर भी आएगी सेम टू सेम x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये तो हुई डिस्टेंस की बात, थीटा की बात। अब यहाँ पर आप थीटा लगाओगे, ठीक है कि नहीं। जैसे अपन थीटा लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा, थीटा 90 डिग्री, तो dv बराबर क्या बनेगा, km, इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो, IDL sin 90 अपॉन r स्क्वायर। इस r की जगह कितना लिखोगे ये बताओ, r स्क्वायर क्या होता है, अल्पांश से उस बिंदु के बीच की दूरी, जो कि यहाँ पर कितनी है, √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है कि नहीं है। इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखो r स्क्वायर, r तो यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई, फिर उसके ऊपर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर से क्या हट जाएगा, अंडर हट जाएगा, साइन 90 का मान 1 होगा, तो जो आएगा रिजल्ट वो यहाँ पे लिख रहे हैं, dB बराबर, इसको लिख दूंगा मैं μ0 अपॉन 4 पता है आपको, और ये हो जाएगा IDL और अपॉन में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अरे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आया dB का मान, बोलो किसका मान आया, dB का मान। अब बात आती है
कि इसका संपूर्ण, ये तो देखो अल्पांश के कारण है ना, इस अल्पांश के कारण जब आप संपूर्ण निकालने जाओगे तो क्या करते हो, हम कहते हैं अल्प निकाल के संपूर्ण निकालने के लिए समाकलन करते हैं, ठीक है। लेकिन एक विशेष कंडीशन ये है जहां पर ऐसा आप नहीं कर पाओ। क्यों, उसका रीजन बताता हूं। देखो आपने क्या करा, डीएल लेके यहां से और इस बिंदु पर आपने ये निकाल दिया चुंबकीय क्षेत्र। अब जब बात करेंगे इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकाला, फिर इस कुंडली, पूरी कुंडली के कारण यदि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की बात आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। अरे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि, तो यहाँ डायरेक्शन का भी पता रखना पड़ेगा आपको। जरूरी थोड़ी है इस वाले अल्पांश से जो डायरेक्शन आए बाकी सब की वजह से सेम डायरेक्शन आए, सेम डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है, चेंज भी हो सकती है। तो ध्यान रखें, पहले आपको यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करनी है, उसके बाद इसका कुल जो चुंबकीय क्षेत्र वो अपन निकालेंगे। तो एक छोटा सा नियम है, उसकी सहायता से बताता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप कैसे निकालें। तो सुनो, दाएं हाथ की हथेली का नियम है, क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम, जो राइट हैंड जो पाम है उसका रूल है। क्या रूल है, तो देखो आपको करना क्या है, दाहिने हाथ को लेना इस प्रकार से, जैसे ये सामने आपके क्या है, ये सामने आपके रखी हुई है ये धारावाही कुंडली, ये धारावाही कुंडली, और ये जो ऊपर अल्पांश लिया हुआ ना, इसको मैं इस मार्कर की सहायता से ले लेता हूँ कि ये अल्पांश आपके सामने ये दर्शा दे, ये अल्पांश, ठीक है, ऊपर अल्पांश है वो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। देखो अब इस अल्पांश से जो आपका बिंदु P है वो कितना दूरी पर, ये मान लो यहाँ पर है, ये नीचे ऐसे तिरछा है ना, ऐसे तिरछा इस प्रकार। तो हमें करना क्या, राइट हैंड रूल को किस प्रकार से यूज करना है कि इस हाथ के जो अंगूठा है, अंगूठे को तो कर दो उस अल्पांश की या धारा की दिशा में, मान लेते इसमें धारा है वो ऐसे बह रही है, धारा कैसे बह रही है, इस प्रकार से ऐसे धारा बह रही है, यानी कि इस प्रकार से, ये कौन सी डायरेक्शन, सामने से देखेंगे तो ऐसे यानी क्लॉकवाइज, इसको इधर से देखेंगे तो ऐसे, आप देखोगे ऐसे तो ऐसे क्लॉकवाइज दिखेगी आप, ठीक। अब धारा क्लॉकवाइज का मतलब जब ऐसे बह रही है तो ऐसे इस तरफ करूंगा अंगूठा में, ये सामने करूंगा तो ऐसे होगा अंगूठा, यानी धारा की दिशा में मैंने अंगूठा कर दिया। अब आपको ये जो अंगुली है ना उस बिंदु की ओर फैलानी है जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप निकालना चाह रहे हो। तो अभी मैंने क्या बताया, ये अल्पांश, ये बिंदु है आपके सामने जहां पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु की तरफ आपको अंगुलियां फैलानी, अंगूठा कर दिया धारा की दिशा में, अंगुलियों को उस बिंदु की ओर फैलाया, तो हथेली क्या बताएगी, बोलो, हथेली बताएगी आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। समझ में आई कुछ बात, यहाँ पर इस प्रकार से करूंगा, अंगूठे को धारा की दिशा में करूंगा, अंगुलियों को उस बिंदु की ओर फैलाऊंगा, तो हथेली क्या बताएगी, इसके लंबवत, इसके लंबवत हमारे को बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये इस प्रकार से लंबवत, ये होगी भाई डीबी वेक्टर की डायरेक्शन, इसकी वजह से इस अल्पांश के कारण। अब इसके कारण कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर धारा ऐसे चल रही है ना, ऐसे चल रही है, तो नीचे वाले अल्पांश के अंदर तो अंदर जा रही धारा, अंदर जा रही है, अंदर की तरफ अंगूठा कर दो और उस बिंदु की ओर, ये देखो ऐसे अंदर की तरफ अंगूठा, उस बिंदु की ओर अंगुलियां फैलाएंगे, तो हथेली फिर से क्या बताएगी, इसके लंबवत इस साइड में अपन को बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये डायरेक्शन ध्यान रखना, ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है, ऐसा नहीं कि इसको सीध में ले जाए, सीध में ये है, ये सीध में नहीं है, ये इसके लंबवत है। अब हम इससे कुल कैसे निकालेंगे, कुल निकालना है तो हमारे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो डीबी वेक्टर इधर जा रहा है, एक डीबी वेक्टर इधर जा रहा है, इसका मतलब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और इस अल्पांश के कारण ये है, तो हो सकता है यहाँ वाले की कोई और होगी डायरेक्शन। अपन जब अलग अलग विपरीत मतलब कहीं पे भी जब कुल चीज की बात आती है कोई सदिश राशि की, तो हम लगाते हैं सदिश योग के नियम, और सदिश योग का नियम ये कहता है यदि सेम डायरेक्शन है तो जोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन है तो घटा दो। लेकिन यहाँ ना तो देखो सेम है, सेम एक तरफ भी नहीं, अपोजिट भी नहीं है, तो क्या है, ये तो देखो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो फर्स्ट चैप्टर का आप याद करो, एक टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, और वहां पर अपन ने चुंबकीय क्षेत्र सॉरी विद्युत क्षेत्र फाइंड किया था, तो अपन ने किए थे वहां पर घटक। अरे बोलो क्या किए थे, घटक किए थे, तो यहाँ पर भी घटक कर दीजिए, कैसे होगा तो समझ जाओ एक बार। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस अक्ष पर एक लंब लंब डाल देते हैं और इसकी सहायता से देखिए ये जो यहाँ पे कोण लिया जाता है, इस कोण को अपन ले लेते हैं फाई, क्योंकि यहाँ थीटा पहले ही मान लिया तो फाई मान लेते हैं। ये कोण भी फाई होता है और ये कोण भी फाई होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी त्रिज्या सामने, यहाँ पे भी त्रिज्या है, तो समूह भुजा समान है तो कोण भी समान है। अब देखो आगे, ये दोनों फाई है, यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर भी कितना बनेगा फाई कोण, अरे बोलो कितना बनेगा फाई। अब आपको घटक करने में बिल्कुल आसानी है, क्यों, सुनो आगे अपने हेडिंग रहेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संबंधित नियम। तो अभी मैंने एक नियम तो आपको बताया, दाएं हाथ की हथेली का नियम, बताया कि नहीं बताया। अब यहाँ पर कुछ नियम और लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ 4 नियम है, एक है दक्षिण हस्त नियम, एम्पियर के तैरने का नियम, या फिर आप कह दीजिए 3 नंबर है दक्षिणावर्त पेज का नियम कह दो, या मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू का नियम,
और 4 नंबर पर फिर वर्तीय धाराओं का नियम। ये चारों नियम हमें क्या बताएंगे? ये बताने वाले आपको किसी तार के अंदर या कहीं पे धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों जब एक साथ आ जाए तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताते हैं धारा के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सारे नियम तो एक एक को अपन समझते हैं। सबसे पहले देखिए दक्षिण हस्त का नियम, यानी दाएं हाथ का नियम कह सकते हैं उसको। कौन सा नियम है ये? दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम या दक्षिण हस्त नियम। बिल्कुल सिंपल नियम है। आपको करना क्या है, इस नियम में आपको दाहिना हाथ काम में लेना है। दाहिना हाथ मतलब राइट हैंड रूल्स। इस दाहिने हाथ के द्वारा कोई एक चालक है मान लो, ठीक है, ये एक चालक मान लेते हैं। इस चालक में धारा बह रही है, मान लेते हैं नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, समझना ध्यान से। इस चालक में धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, तो इस चालक तार को दाहिने हाथ से, किससे? दाहिने हाथ से, राइट हैंड से इस प्रकार से पकड़ना है। किस प्रकार पकड़ना है? ये जैसे मैंने पकड़ रखा ना, ये राइट वाले हैंड से ऐसे पकड़ना है इसको कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। अंगूठा धारा की दिशा में रहे तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये मुड़ी हुई अंगुलियां ऐसे ही तो है इसके ऊपर। हाँ, मुड़ी हुई अंगुलियों की डायरेक्शन क्या बन रही है? इस प्रकार से डायरेक्शन बन रही है। तो हम कहेंगे किसी चालक धारावाही चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। इसी को अपन को लिखना है यहाँ पर, तो देखिए कैसे लिखेंगे। इस नियमानुसार किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई तो मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी? अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल सिंपल नियम है। ये धारावाही चालक तार है, मान लो इसको राइट हैंड से इस प्रकार से पकड़ोगे, अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये आप नोट कर लें। पहला रूल आपका हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं एम्पियर के तैरने के नियम। एम्पियर के तैरने का नियम। इस नियम के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, तो देखो मैंने आपको ओरेस्टेड का नियम करवाया था, ओरेस्टेड के प्रयोग करवाए थे। ओरेस्टेड के प्रयोग के अंदर अपन ने सर्वप्रथम इस प्रकार से एक सर्किट बनाया था और एक चालक तार लिया था, यहाँ पर ए बी लिया था, और इस चालक तार ए बी के नीचे यहाँ पे रखी थी अपन ने एक चुंबकीय सुई। क्या रखी थी बोलो? एक चुंबकीय सुई। इस प्रकार से ये इसका एन सिरा है, ये एस सिरा है। इस नियम को स्नो का नियम भी कहते हैं, अभी बताऊंगा मैं दोनों। स्नो का नियम कह दो या एम्पियर के तैरने का नियम कह दो, दोनों एक ही बात है। अब कैसे एक ही बात है? ये नियम हमारे को बताता क्या है, तो सुनो। जब अपन ने ओरेस्टेड का प्रयोग पढ़ा था, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जैसे अपन कुंजी ऑन करते हैं तो इस तार में से धारा प्रवाह होने लगता है। धारा प्रवाह होने के दौरान ये जो चुंबकीय सुई है, इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? विक्षेप आता है। अरे बोलो क्या आता है? विक्षेप आता है। तो आपने उस टाइम ये सोचा होगा कि ये विक्षेप कैसे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, राइट में आएगा, ऊपर आएगा, नीचे, किस प्रकार से ये विक्षेप आने वाला है, उसकी जो डायरेक्शन है वो हम कैसे पता करेंगे। यही आया था आपके। तो मैंने कहा था ये आगे कोई नियम आएगा उसमें बताऊंगा, वो नियम यही है। एम्पियर का तैरने का नियम हमें ये बताएगा कि ये जो चुंबकीय सुई में विक्षेप है ना, वो किस तरफ आने वाला है। तो सुनो नियम क्या है वो सुन लो पहला। ये नियम ये कह रहा है कि मान लो कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार से तैर रहा है। ठीक है भाई, कैसे तैर रहा है? इस प्रकार से, ये ऐसे तैर रहा है। डायरेक्शन इसकी जो है, इधर है इसका सिर, इधर है इसके पैर। तैर रहा है। तैरते समय यदि कोई चालक तार है वो इसके मतलब बिल्कुल समांतर है,
और इस चालक तार में जो धारा है इसके पैर से सिर की ओर जा रही है, पैर से सिर की ओर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। देखो ये चालक तार है, तार के अंदर धारा किधर से किधर जा रही है, पैर से सिर की ओर, ठीक है। और ये इसके ऊपर तैर रहा हो तो जब इसके पास अपन क्या करें, एक चुंबकीय सुई रख दे यहाँ नीचे, यहाँ इसके नीचे क्या रख देते हैं, एक चुंबकीय सुई। ये ऐसी कंडीशन बन गई, ये एन है और ये एस है। अब सुनो, आप आपके सामने बना के बताता हूँ। ये तो है, मान लो वो आदमी जो तैर रहा है, इस डायरेक्शन में वो तैर रहा है, धारा भी इधर ही जा रही है, और जो सुई है ना वो यहाँ पे इस प्रकार से नीचे, ऐसे आपके सामने मानो, आप व्यक्ति है वो आगे इस तरफ आपकी तरफ आ रहा है तैरते हुए, धारा भी आपकी तरफ आ रही है। अब ये आदमी तैर रहा है, इसके नीचे एक ये तार मान लो, ये तार है, इसमें धारा इधर आ रही है, और इसके नीचे क्या रखी हुई है, एक चुंबकीय सुई रखी हुई है। तो कहने इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो व्यक्ति तैर रहा है उसके नीचे एक तार है, तार में धारा उसके जैसे जिस दिशा में वो तैर रहा है उसी दिशा में धारा बह रही है। तो नीचे रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप इस आदमी के किस साइड आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, जैसे मान लो इस तरफ यदि तैर रहा हो और धारा भी इधर जा रही हो, तो इसके नीचे सुई है, इसके लेफ्ट हैंड साइड की ओर, मतलब इस साइड में उसमें विक्षेप आएगा। तभी मैंने बताया था कि ये जो है ना, ये ऐसे पड़ी है तो ऐसे हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी इस प्रकार से, ऐसे बताया था। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इस तैरने के नियम से। स्नो से क्या मतलब है, इससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। कैसे, तो सुनो। एस मतलब यहाँ है साउथ, ठीक है भाई। एन मतलब है यहाँ पे नॉर्थ, ओ का मतलब है ओवर, और वे डब्ल्यू है यानी वेस्ट, ठीक है क्या। चारों जो है एस एन ओ डब्ल्यू, ये स्नो, ये आपका है। एस मतलब साउथ, एन मतलब नॉर्थ, ओ मतलब ओवर, और डब्ल्यू यानी वेस्ट। अब ये नियम ये कहता है कि कोई चालक तार है जिसके अंदर धारा है ना वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। अब मैं यहाँ पे आपको बना के बता देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस तरफ मेरे क्या है, साउथ है, इस तरफ मेरे क्या है, नॉर्थ। जो धारा है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, यानी इस साइड में धारा प्रवाहित हो रही है, धारा इधर प्रवाहित हो रही है। ओवर का मतलब ये है कि जो आपका तार है, इस तार के ऊपर की डायरेक्शन अपन मान लो, अपन ऊपर की तरफ है और तार यहाँ पे नीचे है, और अपन किस तरफ से किस तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ से, सॉरी साउथ से नॉर्थ की तरफ, ऊपर की बात। अब ये जो नीचे रखा हुआ चालक तार है, इसके अंदर या जो सुई रखी हुई है, जो सुई के अंदर विक्षेप आएगा वो किस तरफ आएगा, वेस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ। तो बात तो वही है, आप सोच लो। मैंने इधर लेके बताया था कि इधर यदि व्यक्ति तैर रहा हो, इसके नीचे कोई तार है, उसमें धारा इधर ही जा रही है, तो नीचे रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप लेफ्ट की तरफ, इधर रखने पर इधर लेफ्ट, इधर रख इस डायरेक्शन में लेफ्ट किधर आएगा, इस साइड। तो दोनों से बात तो एक ही भाई, एम्पियर के तैरने के नियम से भी करोगे तो भी वही डायरेक्शन आने वाली है, और इस स्नो के नियम से करते हो तो भी वही डायरेक्शन। अब जैसी आपकी मर्जी, जिससे आपको अच्छा लगे उससे समझ लो, ठीक है। तो यहाँ बात आती है कि इस तैरने वाले व्यक्ति के लेफ्ट हैंड की तरफ इसमें विक्षेप यहाँ पर आएगा। विक्षेप किधर आता है, लेफ्ट हैंड की तरफ। हो गया भाई, ये हो गया नियम नंबर सेकंड। अब कौन सा बोलो, अब है दक्षिणावर्त पेज का नियम। क्या नियम है, दक्षिणावर्त पेज का नियम। ये दो नियम और बच गए, दोनों को साथ में कर लेते हैं। देखो बिल्कुल इजी है। दक्षिणावर्त पेज या जो मैक्सवेल का कोर इसकी जो नियम है वो ये कहता है कि जैसे कोई आपके पास एक पेज है, ये एक पेज है, वो अपन कसते हैं ना ऐसे, पीछे से मोटा होता है, आगे से बिल्कुल नुकीला होता है, ऐसे कसने वाला वो पेज है। तो ये नियम ये बताता है कि इस पेज को इस प्रकार से घुमाया जाए, किस प्रकार से, ऐसे जैसे ये बना हुआ ना, इस प्रकार से घुमाया जाए तो देखो कसोगे तो ये आगे इधर ही बढ़ेगा। तो ये कहता है कि इस नियम के अनुसार इस पेज को इस प्रकार से घुमाया जाए कि इसका नुकीला सिरा तो धारा की दिशा में रहे, नुकीला सिरा तो किधर हो, धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो इसको घुमाने की जो दिशा है ये ऐसे, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नुकीला सिरा धारा की दिशा में जा रहा है, घुमा कैसे रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, मान लो ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन है ऐसे, ये किसकी डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की। और आपकी तरफ किसकी है, आपकी तरफ है विद्युत धारा की दिशा। हो गया भाई, आगे चलो। अगला है वर्तीय धाराओं का नियम। ये भी बिल्कुल आसान है। क्या नियम है, तो सुनो। मान लो ये जैसे एक चालक तार, इस चालक तार में धारा बह रही इधर। तो अपन ने पहला नियम क्या पढ़ा बताओ, पहला नियम पढ़ा दक्षिण हस्त नियम, यानी इस चालक तार को दाहिने हाथ से अपन इस प्रकार से पकड़े, ठीक है, कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र को। इसका उल्टा कर दो, उल्टा क्या है, मान लो मैं कह रहा हूं इस प्रकार से एक तार है, बिल्कुल राउंड तार,
वर्ताकार तार है, इस तार के अंदर जो धारा है ना वो ऐसे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। अब आपसे पूछे कि बताओ इस जगह चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरफ होगा, तो आपको क्या करना है, वर्ती धाराओं का नियम क्या कह रहा है, देखिए काम आपको दाहिना हाथ ही लेना है। राइट हैंड को लीजिए और धारा की दिशा में अंगुलियों को घुमाइए। किसकी दिशा में, ये धारा है भाई, धारा की डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज धारा है, तो धारा की दिशा में अंगुलियां घुमानी है, तो अंगूठा आपको क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जैसे मान लो यहाँ आपको सामने एक राउंड में है एक तार, इस तार में ऐसे धारा बह रही है, ऐसे, ठीक है, वापिस सुन लो, इस प्रकार से धारा बह रही, तो मैं क्या करूंगा, अंगुलियों को धारा की दिशा में घुमाऊंगा, ऐसे घूम रही ना धारा, तो धारा की दिशा में अंगुलियां घुमाऊंगा, तो अंगूठा क्या बताएगा, आपकी तरफ डायरेक्शन बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की। यदि यहाँ बाहर की तरफ आ रही है तो हम लगा देंगे डॉट, और इसी जगह ये इस प्रकार से एक तार होता और उसमें जो धारा है वो इस प्रकार से प्रवाहित हो रही होती है, मतलब दक्षिणावर्त या कह दीजिए क्लॉकवाइज, तब इसके ऊपर के अंदर पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि धारा की दिशा में आप अंगुलियां घुमाओगे तो अंदर की तरफ अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इस प्रकार से अपन ये 4 नियम करें जो हमें बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आगे और कम से कम 2 से 3 नियम और अपने इस पार्ट में आएंगे काम, जो किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बताएंगे और क्या उनमें अपन इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे या अपने हाथ वगैरह को, अंगुलियां वगैरह किस प्रकार से यूज करनी है, वो आगे और बताऊंगे मैं आपको, ठीक है। तो अभी अपन ने गाउस नियम, सॉरी, बायो-सावर्ट नियम के 2 अनुप्रयोग कर लिए, और उससे पहले कुछ चीजें अपन ने पढ़ी है, उन पर आधारित अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, यहाँ लिखा है कि कोई आवेशित कण जो एक समान चाल से गति कर रहा है तो उत्पन्न करेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। देखो Q यदि स्थिर रहे, Q यदि स्थिर रहे तो बताओ क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। ये अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ गए। लेकिन जैसे ही आपका Q क्या करने लग जाए, Q आपका नियत वेग से, नियत वेग, या देख लो यहाँ पर लिखा एक समान चाल, इसी को कहते हैं नियत वेग। यदि गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। केवल विद्युत क्षेत्र कब बना रहा है, जब स्थिर है, गति करने लग जाएगा वो भी कौन सी, नियत वेग से, तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। ठीक है भाई, आगे चले, अगले क्वेश्चन पे चलिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार से, लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार से कितनी दूरी पर, मान लो r दूरी पर, मान लेते हैं r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है, ठीक है। यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रख दिया, नियत रखे तो r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब अपन अगली क्लास में एक नियम पढ़ेंगे, एम्पियर का बंद परिपथीय नियम। कौन सा नियम है भाई, एम्पियर का, एम्पियर का बंद परिपथीय नियम, बंद परिपथीय नियम। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इसको अच्छे से। बाकी यहाँ पर थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन होने वाला है, तो सुनो। यहाँ कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र आप बताइए, और जब दूरी r है, जब दूरी r है तब चुंबकीय क्षेत्र तो है B, जब दूरी को आप कर दो आधा तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या होगा, ये पूछा ना आपसे। किसके आधार पर, एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक है तार के कारण। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रख लेना, वैसे अगली क्लास में आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है ना वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन, क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये अपन ने अभी पढ़ा किसमें, बायो-सावर्ट नियम। यदि इसके अकॉर्डिंग आप देखो तो जब दूरी r है, जब दूरी r है तब आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है B है, लेकिन आपने दूरी को कर दिया आधा, मैं मान लेता हूँ इसको आपने आधा कर दिया। जैसे आधा करोगे तो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी 2 गुणा में आ जाएगा, और म्यू नॉट आई अपॉन 2r पहले से नीचे है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये तो मान पहले से B का है कि नहीं है, तो 2 गुणा मारा है, इसका मतलब मान डबल हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी दूरी घटेगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। जितना दूरी को कम करोगे उतना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। ये उत्क्रमानुपाती का रिलेशन यहाँ पे दोनों के बीच में है। ठीक है, आगे करें भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3।
जो अभी अपन ने पढ़ा है ना, किस बायो सावर्ट नियम का अनुप्रयोग नंबर 2 और अनुप्रयोग नंबर 1 दोनों अपन पढ़ के आए हैं। दोनों के आधार पर ये क्वेश्चन है कि एक वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बी है। सेंटर वाला, सेंटर को तो मान लिया बी, ठीक है। इसी कुंडली के अक्षीय बिंदु पर इसकी त्रिज्या के बराबर, मतलब अक्ष पर अपन ने जो दूरी ली थी वो एक्स ली थी। ये कह रहा है ये जो दूरी है ना वो किसके बराबर मानो, कुंडली की त्रिज्या के बराबर मान लो, ठीक है, मान लिया। एक्स को आर के बराबर मानते हुए इसकी त्रिज्या के बराबर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बी डैश है। अब की बार जो अक्ष पर लिया वो बी डैश मान लिया, तो बी डैश अपॉन बी, बी डैश अपॉन, उल्टा कर दिया मैंने, बी डैश इसके ऊपर लगाना भाई, ठीक है। क्या निकालना आपको, बी डैश अपॉन बी, ये बी डैश अपॉन बी, यानी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इसके लिए आपको दोनों फॉर्मूले पहले से पता है कि नहीं। आप तो एक काम करो, जो सेकंड अनुप्रयोग अपन ने करा, सेकंड अनुप्रयोग के अंदर जो फॉर्मूला आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र का वो यहाँ पे लिख दीजिए आप। तो देखिए जो अक्ष पर आया था बी अक्षीय, बी अक्षीय वो कितना आया था बताओ, वो आया था अपना, यदि अपन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को अलग से लिखें तो जो वैल्यू आई थी वो आई थी आपके 2 पाई एन आई ए, एक की जगह आप रखोगे ये त्रिज्या है भाई, त्रिज्या की जगह लिखोगे आप कैपिटल आर का स्क्वायर, फिर अपॉन में ब्रैकेट में क्या बचा था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये इसका फॉर्मूला है। किसका, अक्ष पर जब आप निकालोगे तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसको देखो सोल्व भी कर सकते हैं थोड़ा, ये एन फेरों वाली कुंडली के लिए लिखा मैंने, और जबकि वहां पर जो लिखा है वो मैंने एक फेरे के लिए निकाला है कि नहीं, तो थोड़ा सा चेंज करके ये देख लेना। अब आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एक तो केंद्र पे फाइंड करना है और एक एक्स बराबर आर पे। एक बार निकाल लेते हैं इसी को, इधर निकाल रहा हूँ भाई। जब केंद्र की बात आती है तो ध्यान रखना बी केंद्र, बी केंद्र कैसे निकालोगे बताओ, बी केंद्र निकालना है, इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो एक्स वाली वो तो आपने जीरो ही कर दी। जब एक्स जीरो होगा तो देखो यहाँ पे केंद्र के लिए अपन वैसे फॉर्मूला लगाते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही तो लगाते हैं, या तो आप डायरेक्ट लगा लो नहीं तो इससे भी आ जाएगा। कैसे आएगा तो देखो इस फॉर्मूले के अंदर अपन रखते हैं मान एक बार, तो क्या बनेगा, जैसे आप बी अक्ष केंद्र निकालना चाहते हो अक्ष वाले से तो क्या बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाओ 2 पाई, फिर n की जगह आप एक ले रहे हो, एक फेरे के लिए i का i रखेंगे, r कितना रखेंगे, r का r स्क्वायर रखेंगे क्योंकि ये त्रिज्या है, x को मैंने कर दिया 0 तो ये हट गया, क्या बचा r स्क्वायर की पावर 3/2, यही तो बचा। अब सोल्व करो इसको, 2 पाई से देखो ये कटेगा तो ये 2 बच जाएगा, फिर सोल्व कर दीजिए, r स्क्वायर से ये भाई देखो स्क्वायर के ऊपर 3/2 है तो स्क्वायर के ऊपर कोई मतलब घात के ऊपर घात आती है तो आप क्या करते हो, घातों का गुणा कर देते हो, तो घात का गुणा कर दिया अपन ने तो ये इससे कट जाएगा। अब घात बचेगी 3, 3 में से 2 और कम हो जाएगी तो केवल एक ही बचेगी, तो लास्ट में फॉर्मूला क्या है देखो, ऊपर बचा म्यू नॉट और आई बटे नीचे क्या आया 2r, तो आया ना वो का वही, तो हम कह सकते हैं चाहे तो इससे निकालो चाहे आप डायरेक्ट याद रख लो। बात एक ही है, आपसे बोला है कि एक बार तो आप केंद्र के ऊपर मान निकालो और एक बार आप x बराबर r के लिए निकाल के बताओ, तो x बराबर r के लिए निकाल लेते हैं, x किसके बराबर हो r के, इस वाले फॉर्मूले के अंदर क्या आएगा देखो, सारी चीजें अपन को वापस लिखनी पड़ेगी, तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ब्रैकेट में आ जाओ 2 पाई, फिर क्या है n, फिर i कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन नीचे इस x की जगह भी r रख दो, तो यहाँ बन जाएगा r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। सोल्व करो इसको, तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, ठीक है भाई, आर स्क्वायर कितना हो गया 2r स्क्वायर की पावर 3/2। अब सोल्व करो, आप सोल्व करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर पावर कितनी है 3/2, 3/2 को अपन सोल्व करना चाहें तो बनेगा क्या, थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करना इसको, देखिए कैसे है, b बराबर इस 2 पाई से इसको काट दो पहले, ये 2 आ गया, n अपन ले रहे हैं एक फेरे के लिए तो n को भी हटा दो आप, ठीक, बाकी है जो सोल्व करो आप, ऊपर है म्यू नॉट, ठीक है, और क्या है i, फिर क्या है r स्क्वायर अपॉन यहाँ पे बचा 2, अब ब्रैकेट के अंदर इसको सोल्व करना आप, जब इसको सोल्व करोगे तो मैंने कहा आर स्क्वायर के ऊपर
3/2 है घात, तो देखो आर स्क्वायर फिर इसके ऊपर घात 3/2 है, तो सरल करेंगे तो ये तो कट जाएगा, आर क्यूब बच जाएगा। मतलब आर के ऊपर तो आर क्यूब बच जाएगा, लेकिन किसके ऊपर, और 2 के ऊपर भी तो 3/2 है घात भाई। इसको कैसे सोल्व करोगे, तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है, एक काम करते हैं अपन, इसको ऐसे लिख रहे हैं 2 की पावर 3, 3 और यहां कर देते हैं इसको साथ में ऐसे लिख देते हैं। सही है क्या भाई? बात तो एक ही है, ये कहो चाहे ये कहो, कैसे एक है देखो, 2 की पावर 3 फिर पावर 1/2, 2 की पावर 3/2, तो जब इसको इससे गुणा करेंगे 3/2 तो आएगा वापस। तो हम कह रहे हैं इस चीज को अपन ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने से सरल ये होगा कि 2 की पावर जो 3 है ये तो हो जाएगा 8, 2 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा 8, और की पावर कितना हो जाएगा 1/2। यानी इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। सोल्व करके क्या लिखेंगे तो देखिए, यहाँ हो जाएगा आपके, ये तो आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8 की पावर 1/2। अब सोल्व करेंगे इसको, और तो देखो क्या बनेगा, b बराबर म्यू नॉट, 2 घात इससे कम हो जाएगी तो आएगा ऊपर म्यू नॉट I/2, और ये तो बचेगा केवल r। इसको सोल्व करोगे तो जो 8 है, 8 का अंडर रूट निकालने जाओगे तो कितना आएगा 2√2। बोलो कितना आएगा 2√2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2√2। अब आप बताइए कि केंद्र पे कितना था, केंद्र पे था म्यू नॉट I/2r, ये रहा म्यू नॉट I/2r, म्यू नॉट I/2r तो है, लेकिन एक्स्ट्रा में कौन आ गया 2√2। अब आपको किसका पूछा है, ये आपने कहाँ पे निकाला, ये तो निकाला आपने अक्ष पर। देख लो ये क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान b है, कब, केंद्र के लिए, तो केंद्र वाला तो b है, मतलब बाद में रखना है इसको, तो इसका इसके साथ अनुपात बनाना है। ऊपर लिखोगे किस पर, ये ऊपर लिखोगे, इसके बटे में लिखना है वो म्यू नॉट I/2r। अब जो कट रहा है ना एक बार काट दो आप, अपना आप आपका आंसर आ जाएगा। अपने आप कैसे आएगा तो देखो, म्यू नॉट I से म्यू नॉट I कटेगा, 2r से 2r कटेगा, क्या बचा, यहाँ ऊपर बचा 1/2, 2√2, और इसके बटे में क्या बचा, इसके बटे में बचा 1, फिर बटे में 1, इसका मतलब आया 1/2√2, यानी अपना आंसर हो जाएगा 1/2√2। ये पूरा रूट है भाई, सेकंड नंबर अपना आंसर। थोड़ा सा बड़ा इसलिए लगा आपको कि अपन ने सोल्व किया ना, क्योंकि x बराबर r रख के सोल्व करोगे तो थोड़ा सा लंबा लगेगा आपको। बाकी मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप वैसे ही याद रख लो कि x बराबर r रखोगे ना तो आपका कितना आएगा 1/2√2। ये आता है एग्जाम में भी आया हुआ है और चांसेस भी है आने के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, अभी इस क्लास के अंदर अपन ने बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग कर लिए और कुछ ऐसे नियम किए जिनकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। अब अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे बोलो, आगे का जो नियम बचा हुआ है एम्पियर का बंद परिपथी नियम वो कर लेंगे और उस पर आधारित फिर क्वेश्चन करेंगे, और जो बचे हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम है वो भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास में अपन जो पढ़े हैं आप उनको एक बार अपने नोट्स के अंदर उतारिए और इन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। आने वाली क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, तो जो जो भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं उनको लिख के रखें, उनकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। अगली क्लास से अपन आगे का चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद।